नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्रिपाठी। खास मुलाकात में हम देश की राजनीति से जुड़े बड़ी हस्तियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके राजनीतिक करियर से लेकर देश में मौजूदा हालातों को लेकर उनके विचार क्या हैं। इस खास मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी साहब। राशिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है खास मुलाकात में आपका। बहुत शुक्रिया। राशिद साहब, सबसे पहले कई बातें हैं जो देश की राजनीति से जुड़ी हुई हैं, वो बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके एक राजनेता के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर अगर आपके राजनीतिक करियर की बात की जाए, क्योंकि छात्र नेता के तौर पर आपने शुरुआत की और आज एक बड़े मुकाम पर है कांग्रेस पार्टी में, आपका एक बड़ा कद है, तो ये करियर, ये सफ़र किस तरह का रहा आपका, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, मैं कहूँगा कि जब मैं पढ़ता था तभी से मेरी दिलचस्पी थी, और सिर्फ सियासत से दिलचस्पी नहीं थी, दिलचस्पी थी देश के लोगों से, देश से। और यही वजह है कि जब मैंने वकालत की तो 1 साल के बाद ही शायद मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ लिया था, और तब से उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, चुनाव लड़ता रहा, काम करता रहा, और अब बहरहाल यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल, सफ़र आपका बेहतरीन रहा है अब तक, और आप उन खास लोगों में से हैं जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व किया है और आपने प्रेजेंट भी किया है। लेकिन अभी तक का अनुभव कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि अभी आप जिस मुकाम पर है संतुष्ट है, और जितना काम आपने देश के लिए किया है, जनता के लिए किया है, संतुष्टि है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि मेरे राजनीतिक कैरियर कैसा रहा और मैं उससे संतुष्ट हूँ कि संतुष्ट नहीं हूँ। बड़ा सवाल ये है, क्या देश की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, पिछले 70 सालों में देश जहां पहुंचा है, उसके बारे में हम लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि कुछ नहीं हुआ, 70 सालों में हम बहुत पीछे रह गए। मैं हमेशा कहता हूं बहुत कुछ हुआ, जितना होना चाहिए था इतना नहीं हुआ। हमें ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, हम इतनी तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़े। उसके लिए बिलाशुबा राजनीतिक दल, राजनीतिज्ञ, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। पार्लियामेंट में जब पहला बजट पेश किया गया हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1947 में, पहला बजट आप ताज्जुब करेंगे 297 करोड़ का था। देश का, भारत देश का कुल बजट 297 करोड़ का था, जिसमें 26 करोड़ डेफिसिट था। तो हमारे पास, पूरे देश के पास 271 करोड़ रुपए थे देश चलाने के लिए। जो पिछला बजट आया है वो 17 लाख करोड़ का है। कहाँ से चले थे, कहाँ आ पहुँचे? मंजिल अभी दूर है, लेकिन बिलाशुबा मंजिल की तरफ कारवां गामजन है। और मुझे लेकिन उम्मीद क्या है लगता है कि इसके पीछे कारण क्या रहा है? आपने ये चीज़ मानी है कि पिछले 70 सालों में जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था वो गति नहीं रही है। जिम्मेदार कारण क्या है इसके पीछे? क्या राजनीतिक पार्टी है, फिर केंद्र में जो एक लंबा शासन कांग्रेस का रहा है, क्या वो जिम्मेदार? क्या लगता है? मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं जनता को भी विचार करना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप वोट देते हैं उससे ये स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदल सकती। वोट देने का जो पैटर्न है, कास्टिज, नॉर्दर्न इंडिया में ख़ास तौर से, इवन इन साउथ इंडिया, कम्युनलिस्ट वोटर सोचता है कि मेरी बिरादरी का उम्मीदवार है, मेरे धर्म का उम्मीदवार है। जिस दिन, मैं हमेशा कहता हूँ, 24 घंटे में देश बदल सकता है। जिस दिन वोट डालने जाएं उस दिन तय करें कौन आदमी देश के हित में काम करेगा, कौन आदमी देश के हित में काम नहीं करेगा। बिरादरी बात छोड़ दीजिए, धर्म की बात छोड़ दीजिए, 24 घंटे में देश ठीक हो जाएगा। की बात करते हैं 2014 के अंदर, जैसे भी आपने जिक्र किया है कि इस पार्लियामेंट को लोगों ने महंगाई और जो भ्रष्टाचार है उन मुद्दों पर वोट दिया था। अभी जो मौजूदा हालात है, कितने संतुष्ट हैं आप इस समय? महंगाई और भ्रष्टाचार जिन मुद्दों पर वोट पड़े थे, काम हुआ है? देखिए, मैं कहूँगा, मैं विपक्ष का आदमी हूँ, मैं क्रिटिसाइज करूँगा,
तो कहेंगे कि आपका तो काम नहीं, ही वो जिम्मेदारी मुखालफत करनी जी, है। विपक्ष का काम। लेकिन जनता से पूछिए, सड़क पे चलने वाले आदमी से पूछिए, क्या सरकार ने महंगाई को कम किया है? क्या सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं? क्या भ्रष्टाचार से आप ठीक तरीके से लड़ रहे हैं? मैं एक एक करके आपसे कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा घोटाला हुआ, क्या कोई कदम उठाया सरकार ने? 50 लोग मारे गए, हजारों करोड़ का घोटाला है, सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कहा ना, शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही इस बात का जिक्र किया था। लेकिन उन्होंने सिफारिश की अभी थी। तक किसी के खिलाफ कोई काम तो कदम नहीं हुआ। उठाया है आप कदम- ये चीज नहीं कह सकते आपको हैं। मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए था, क्यों नहीं बदला आपने? राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, आप बार बार कहते थे कि हम इंग्लैंड से मोदी को वापस लेकर आ रहे हैं। क्या लेके आए आप? आज कोई चर्चा भी नहीं है। आप चाहते हैं ऐसे तमाम मामला जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं उनको दबा दिया जाए। कैसे लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आप? महंगाई का सवाल है, आपने तरह तरह के टैक्स लगा दिए, सफाई का टैक्स लगा दिया, हर पेट्रोल डीजल जो आप लेते हैं उस पर सेस देना पड़ता है। क्या सफाई हो रही है? ये पैसा कहाँ खर्च कर रही है सरकार? आज एक सुनहरा मौका है महंगाई को कम करने का। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत $30 से कम हो गई है। ऐसा इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ। हमारे ज़माने में $115 पर बैरल था क्रूड ऑयल, और पेट्रोल डीजल की कीमत ₹70 ₹60 के आसपास थी। आज $30 पर बैरल है, 75% कम हो गया है, फिर भी कीमतें कम नहीं हो रही। लेकिन समय यहाँ पर चाहिए। आपको नहीं लगता कि अभी 1-1.5 साल की सरकार से इतनी जल्दी उम्मीदें करना कि पिछले 55-60 सालों से जो मुद्दे फंसे हुए थे वो 1 या 1.5 साल के अंदर ठीक हो जाए? समय देने की जरूरत है, आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है आपकी थोड़ी बहुत हमदर्दी सरकार से है। जब आप कहते हैं 1-1.5 साल, तो आप 1.5-2 साल भी कह सकते थे, लेकिन आप मतलब उसे कम से कम घटा एक रहे पूरा हैं। एक जब कार्यकाल जो एनालाइज हमें किया जाता कोई है, क्योंकि इतराज नहीं। यहाँ पे 5 साल का संविधान तो है ही। देखिए, 5 साल सरकार चलाने का मौका तो संविधान भी देती है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या 1.5 साल के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते थे? चलिए, काले धन की बात मैं माने लेता हूँ, आप 1.5 साल में नहीं 5 साल में लाएंगे, लेकिन आपने तो वादा 100 दिन का किया था। 100 दिन आज 1.5 साल हो गए। चलिए, और समय हम आपको देते, लेकिन महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? आप आज महंगाई कम कर सकते हैं, इसके बावजूद आप कम नहीं कर रहे, तो हम आपकी नीयत को कैसे मान लें? कि आप ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं? आप ईमानदारी के साथ काम नहीं करना चाहते। आप देश के लोगों को दर्द में मुब्तला रखना चाहते हैं, दुख में मुब्तला रखना चाहते हैं। यही हमारा इल्ज़ाम है। प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, 40 से ज़्यादा कंट्रीज 1.5 साल में चले गए। क्या आप इतिहास बनाना चाहते? शाम का खाना रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ खाया गया, सुबह का ब्रेकफास्ट अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ हुआ, दोपहर का लंच और शाम की चाय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई। इतिहास तो बन सकता तो है। कांग्रेस को आपत्ति किस बात से तो ये है कि नाम आ बार बार सकता दौरे है। हो रहे हैं, या फिर उन दौरों का जो निवेश का वायदा किया गया था, एफडीआई का वायदा किया गया था, उनमें सकारात्मक परिणाम जमीन पर दिख नहीं रहे? दिक्कत किस बात की? हमारी आपत्ति इस बात की है, जितना आप घूम रहे हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। विदेश नीति आपकी बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। नेपाल आप 2-2 बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेपाल ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर और जिनेवा के अंदर हमारी मुखालफत की हो। पहली बार हो रहा है कि हमारे खिलाफ नेपाल खड़ा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो आपके इनके दौरों का क्या फ़ायदा है? यह आपकी कैसी विदेश नीति है? पाकिस्तान हम पे रोज़ हमले करता है, नेपाल हमारे खिलाफ है, चीन हमारे खिलाफ है, किस लिए आप ये दौरे करते घूम रहे? पाकिस्तान चाइना के प्रेसिडेंट को अहमदाबाद के अंदर रेड कारपेट वेलकम दे रहे हैं, और चाइना की आर्मी हमारे घर में घुसी चली जा रही। ये कौन सी विदेश नीति? आपके घूमने से अगर देश को फायदा हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो विदेश नीति भी आपकी खराब हो रही है और देश भी खराब हो रहा है। प्रेसिडेंट ओबामा ने हमारे यहाँ से जाते ही हमारे खिलाफ बयान दे दिया
ह्यूमन राइट्स को लेके हमारे खिलाफ बोल दिया। आप अमेरिका गए, वहां के एक जर्नलिस्ट ने आपसे पूछ लिया इंटॉलरेंस क्यों बढ़ रहा है। आप ये समझते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो सिर्फ आप तक रहता है। चलिए, समस्या तो खैर पूरे देश में है, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया जैसे जो बड़े देश हैं जो कि भारत की इकॉनमी में बहुत बड़े सपोर्ट के तौर पर है, क्या लगता है कि अगर ऐसे ऐसे देशों का सपोर्ट मिलता है, बढ़ता है, तो इकॉनमी में ग्रोथ होगी? जापान ने, चाइना ने, इन सब देशों ने भारतीय इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट का वायदा भी किया, ऑस्ट्रेलिया ने इन्वेस्टमेंट किया है और यूरेनियम का जिक्र हुआ है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें कि देश को आने वाले समय फायदा दिखेगा। तो थोड़ा सोचते हैं, धैर्य देते हैं, देखिए मैं थोड़ा फायदा होगा। एक बात कहूंगा, यूरेनियम की बात आप कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत की और उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो हमें यूरेनियम देंगे। यूरेनियम हमारे देश में भी कम नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि विदेश से जो यूरेनियम आता है वो सस्ता आता है, 1/6 का फ़र्क हो जाता है। लेकिन ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आप तो एफडीआई की मुखालफत क्या करते थे जब हमारी सरकार थी? आप तो कहते थे कि हम इस कानून को ही बदल देंगे। आज आते ही आप एफडीआई की बात करने लगे। तब सही थे या आज सही हैं, पता तो चले। और जिस तरीके से आपने देश का माहौल खड़ा कर दिया है, इनटॉलरेंस, कम्युनलिज्म, कौन अपना पैसा लगाएगा इस देश का? आपको कैसा लगता है कि इंटॉलरेंस क्यों है देश के अंदर? ऐसी कुछ घटनाएं हैं या फिर ऐसे कोई आपको सोर्सेज है, या फिर कांग्रेस को लगता है कि वाकई में देश का माहौल दिन ब दिन खराब हो रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो सरकार के अंदर हैं, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हों या मंत्री हों, वो जिस तरीके के बयानात देते हैं उससे देश के अंदर माहौल खराब होता है। क्या वो बेगुनाह आदमी दादरी के अंदर जो मारा गया उसका कोई गुनाह था? इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं ने उसी के खिलाफ बयानात दे दिए। महेश शर्मा मंत्री कह रहे हैं ये तो एक्सीडेंट है। मुजफ्फरनगर के एमपी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, संगीत सोम, वो जाके वहां उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं गोश्त को लेके। और अजीब मामला है, खुद अलीगढ़ के अंदर गोश्त का कारोबार करते। इंटॉलरेंस नहीं है तो क्या है? और देखिए, मैं बहुत बार ये बात कहता हूं, इस देश की खूबसूरती ये है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है वो हमें अलहदा नजर आता है, लेकिन इस देश की खूबसूरती ये है कि दादरी के अंदर जो वाकया एक मुसलमान के साथ हुआ, उस मामले में जिन लोगों ने आवाज बुलंद की वो 99% मुसलमान नहीं थे, वो सब के सब हिंदू थे। तो फिर सहिष्णुता है देश में, जो ये साबित करता है कि कम से कम जो ये चीजें दिखाती है कि वो किसी भी धर्म से हो, अगर कहीं पे अहिंसा है, कहीं पे हिंसा होती है, किसी के साथ में अत्याचार है, तो लोग सामने आ रहे हैं। तो ये साबित करने के लिए काफी नहीं कि देश कितना सहिष्णु है, कितना अच्छा देश है, कितने सारे ऐसे लोग हैं। इससे ज्यादा तो सरकार से फर्क क्या पड़ता है? जनता तो कम से कम इस अपनी जिम्मेदारी को मान रही है ना। इससे ज्यादा खूबसूरत देश तो दुनिया में है ही नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तो जनता कर रही है, साहित्यकार कर रहे हैं। सवाल सरकार का है, सवाल उन लोगों का है जो सरकार में बैठे हैं। वो तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे देश को बर्बाद करने में। वो तो इनटॉलरेंस जितना हो सकता है इतना कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो है, आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। अभी इसी वक्त गोरखपुर का एमपी पब्लिक मीटिंग कर रहा है और उसकी मौजूदगी में विश्व हिंदू परिषद का नेता कह रहा है कि जब तक हिंदुस्तान की हर मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की बजाय जय जय महादेव का नारा नहीं लगेगा, हम खामोश नहीं बैठेंगे। दूसरा नेता कह रहा है कि हम 2021 तक, वो तो आपने देखा होगा, इस देश के तमाम मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को हम हिंदू बना देंगे। वो घर वापसी का जिक्र करते हैं यहाँ पर कि जितने भी लोग हैं जो स्वेच्छा से आना चाहते हैं, ये कोई थोपने वाला जिक्र नहीं है। और इस पर विवाद हुआ भी था और बीजेपी का यहाँ पे साफ तौर पर कहना है, वीएचपी का भी, कि जो लोग स्वेच्छा से आना चाहते हैं, किसी के ऊपर दबाव नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें इस धर्म से जुड़ना चाहिए तो अपवाद कैसा इसमें? देखिए, एक बात मैं बताऊं, धर्म कोई आसानी से नहीं छोड़ता है। ये धर्म ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से तूफान तो आ जाता है, कोई छोड़ता नहीं है।
एक शादी करना और लालच देना एक अलग चीज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार धर्म परिवर्तन के लिए बनाई थी, लव जिहाद के लिए बनाई थी या विकास के लिए बनाई थी? अगर आप लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की बात करेंगे तो पूरी दुनिया कहेगी कि इस देश के अंदर इंटॉलरेंस हो रहा है। और सच्चाई कितनी है? सुब्रमण्यम स्वामी से ज़्यादा बड़ा हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेटिव और वकील कोई है क्या इस देश में? सुबह से शाम तक एक ही जुमला बोलते चले जाते हैं, मंदिर हम बनाएंगे, घर वापसी हम लाएंगे। राम मंदिर का जिक्र ही किया है और उन्होंने स्टेटमेंट में दिया कि बिल्कुल 2016 के अंदर संकल्प लिया मंदिर बनाने का। उनकी बेटी ने किससे शादी की? परिवार की एक ही बेटी मुसलमान से शादी कर रही, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका, और घर वापसी का नारा लगा रहे। चले, यहाँ पर राम मंदिर को लेकर के इतनी बातचीत हुई है और कोर्ट में भी है ये मामला, लेकिन अगर सिर्फ अब आने वाले समय में कांग्रेस की बात करते हैं, फिर मोदी सरकार का जिस तरीके से मुखालफत कर रही है, सवाल यहाँ पर यह है कि लैंड बिल, जीएसटी और एफडीआई तीनों का सबसे ज़बरदस्त तरीके से समर्थन कांग्रेस ने ही किया था और 2013 में आपने इसको रखा भी था हाउस में। अब ऐसा क्या चेंज हुआ कि अब आप खुद ही इन तीनों चीज़ों के विरोध में आ गए हैं? क्या सिर्फ आपको डर है कि मोदी सरकार इन सब चीज़ों का श्रेय ना ले ले जिनको कांग्रेस ने क्रिएट किया था? क्या ये डर है? आपकी मालूमात नामुकम्मल है। लैंड बिल हमने कानून बना दिया जी, 2013 में आपने रखा था उसको, रखा नहीं था और आपने उसको कानून में किया था, लेकिन अब आपको परिवर्तन से समस्या क्या है? आपको क्या लगता है? मेरे दोस्त, हमने रखा नहीं, हमने कानून बना दिया, पार्लियामेंट में पास कर दिया। क्यों सरकार 3-3, 4-4 बार ऑर्डिनेंसेस जारी करके उस लैंड बिल की तस्वीर को बदल देना चाहती है? किसान के खिलाफ हमने कहा था, किसी की जमीन लेनी है किसानों की तो किसानों से पूछना चाहिए आपकी जमीन लें कि ना लें। ये सरकार चाहती है कि बगैर किसान के पूछे जमीन लेके टाटा बिरला को दे दी जाए। हम इसकी मुखालफत करें, लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि जब आपके जमीन का इस्तेमाल नहीं होता तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। आपका मकान बगैर मर्जी के हम छीन लें, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? आपका चैनल बगैर मर्जी के छीन लें, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अकेला किसान तो आप इस पे चर्चा करिए ना। जब ये मानसून सत्र में इस बात का जिक्र हुआ था, कांग्रेस लगातार इस्तीफे की बात हुई, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई, ना ही जीएसटी पर हुई है। तो जब तक आप एक टेबल पर नहीं आएंगे तो मुद्दे सुलझेंगे कैसे? चीजों को मिक्स, वो तो जी बिल्कुल, बीजेपी सरकार ने यहाँ पर कहा है कि आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार है जीएसटी जैसी चीजों पर। मिक्स मत कीजिए। इस्तीफे हम मांगते थे जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन आप नहीं मानते इस बात को कि भ्रष्टाचार के इस्तीफों की मांग की वजह से मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र दोनों में हंगामा रहा है? क्या आप नहीं मानते इस चीज को? हम भ्रष्टाचार लोगों को सरकार में कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे ये देश बर्दाश्त करेगा? हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको चाहिए था उनके इस्तीफे दिलवा देते। वसुंधरा राजे आज भी मुख्यमंत्री हैं, सुषमा स्वराज आज भी फॉरेन मिनिस्टर हैं। आज तक ललित मोदी को आप लेके नहीं आए। क्यों नहीं लेके आए ललित मोदी को? क्योंकि आप जानते हैं ललित मोदी आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ललित मोदी किस सरकार के केंद्र में जब वो थी सरकार, तब वो मोदी बाहर गए थे देश में? इंग्लैंड कब गए थे वो? आईपीएल का जब पूरा भ्रष्टाचार हुआ था उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, या तो फिर वो गए कैसे? सवाल यहाँ पर ये भी उठता है। दूसरी ओर अब जो विवाद है उसमें सुलझाने के लिए समय की मांग कर रहे हैं बीजेपी ने, और यहाँ तक कि कांग्रेस के साथ ही कई ऐसे दल हैं जिनको लगता है कि समय देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? किस बात का समय? ललित मोदी को वापस लाने का समय? वसुंधरा राजे को इस्तीफा न देने का समय? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाकी रखने का समय? किस किस चीज का समय चाहिए? काले धन के लिए वापस लाने के लिए आपको समय चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए समय चाहिए, महंगाई को खत्म करने के लिए आपको समय चाहिए। कितना समय चाहिए मेरे भाई? 1.5 साल से ज्यादा आपकी सरकार हो गई। आप भ्रष्टाचार की बात करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी जी को चाहिए, 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जिन लोगों के दामन दागदार हैं उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हटा दीजिए। हमने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप सुनते नहीं हैं। इस कान से सुन के मोदी जी इस कान से निकाल देते। हम वही बात कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार
के खिलाफ लड़ाई जब तक ये लड़ना भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस के सहयोग की उम्मीद ना करे। नहीं, बिल्कुल सरकार, करें। आपको ऐसा लगता है? हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमसे बात कीजिए, हमारे साथ बैठिए। हमारी जब सरकार थी, हमारी भी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। हम आपसे बात करते थे, हम सबको साथ लेके चलते थे। आप कोई अमेंडमेंट देते थे तो उसको हम कर देते थे, बगैर मशवरे के हम नहीं करते थे। हमारी भी मेजॉरिटी नहीं थी। आप हठधर्मी करना चाहते, आप लैंड बिल को उस तरीके से बनाना चाहते जो देश के पैसे वालों के हक में हो। आप जीएसटी में हमारे मशवरों को मानने के लिए तैयार नहीं। तो एक बात आप मुझे बताइए, मैं आप ही से पूछता हूं। हमारा एक व्यू है, हम राज्यसभा में अपने व्यू का साथ दें कि आपके व्यू का साथ दें? आइडियोलॉजी अपनी अपनी रह सकती अपनी है, रह मैं ये सकती चीज मानता हूं। खैर, लेकिन अभी इससे हट के थोड़ा सा बात करते हैं। राजनीति के कई पहलू, चुनाव सबसे अहम है। 2013 के बाद से जिस तरह से हार का सिलसिला राज्य के अंदर और फिर लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने जैसा कि बिहार एक बड़ी राहत के तौर पर सामने आया है। आने वाली जो फाइट्स हैं, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, यूपी में है, क्या भविष्य देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर, और कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर, क्योंकि तीनों ही राज्य ऐसे हैं जिसमें कई सालों से बाहर है। पंजाब में आप 10 साल से बाहर है, यूपी में 20-25 साल हो गए हैं आपको बाहर हुए। क्या लगता है अब भविष्य कितने ज्यादा राहत लेके आएगा? देखिए, मैं कहूँगा पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और अकाली का कहीं नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे हमारी लड़ाई आम पार्टी के साथ है। अकाली दल और बीजेपी वहाँ पे ख़त्म है। उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है पंजाब को। जितना ड्रग माफिया पंजाब में है, इतना कहीं नहीं है। रहा यूपी का सवाल, यूपी के अंदर हम इसलिए कमज़ोर रहे कि हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते। वहाँ पे हर दल एक बिरादरी को लिए खड़ा है। कोई बैकवर्ड को साथ बात कर रहा है, कोई एक धर्म की बात कर रहा है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हम मानते हैं यूपी के अंदर हम कमज़ोर हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में कांग्रेस बड़ी ताकत। क्या ये कॉन्फिडेंस है ये बिहार के इलेक्शन के बाद आया है कि चलिए अब बिहार में थोड़ी बहुत लालू और उनके साथ में आपकी थोड़ी ठीक ठाक से रही थी और कांग्रेस पर अच्छी सीटें भी आई थी? क्या ये उस बात की राहत है कि लालू और नीतीश की हवा के साथ में कांग्रेस की पतंग उड़ गई थी, तो इस बार भी कुछ राहत है यहाँ पर? देखिए, हमने पतंगे बहुत उड़ाई हैं आज़ादी के बाद। कोई पहली बार ये पतंग नहीं उड़ी हमारी। यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आने का सवाल नहीं उठता है। हम पूरे एतमाद के साथ आपको यकीन दिलाते हैं कि यूपी के अंदर नॉन बीजेपी सरकार ही बनेगी। चलिए, एक सवाल आखिरी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी की तासपोशी को लेकर के कई तरह की बातें हैं। अध्यक्ष पद के लिए भी ऐसी गुटबाजी है, या फिर कह लीजिए कि अपने अपने सोच है कि राहुल गांधी को अब अध्यक्ष पद देना चाहिए। इसे लेकर के क्या अटकलें चल रही है? मैं कहूँगा ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसलिए इसे टीवी पे डिस्कस नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। पार्टी के अध्यक्ष वो बनेंगे। कब बनेंगे ये वक्त बताएगा। आने वाले समय में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब बनेंगे तो दुनिया देखेगी। और एक आखिरी सवाल है बस आपसे, चुनाव के लिहाज से ही में, कि गुटबाजी की दिक्कत रही है। पंजाब के अंदर बाजवा और कैप्टन ग्रुप है, राजस्थान में गहलोत पायलट ग्रुप है, यूपी के अंदर आप देखिए मुंबई में अभी परसों का इंसिडेंट है, संजय निरुपम और कामत ग्रुप है, और ये हमेशा से दिक्कत रही है। तो जब तक गुटबाजी से ऊपर उठेंगे नहीं तो फिर एकता कैसे आएगी पार्टी में, कैसे जीत आएगी? एक बात कहूंगा, किसी भी राजनीतिक दल के अंदर अगर गुटबाजी होती है तो समझ लीजिए कि वो राजनीतिक दल बहुत ताकतवर है। गुटबाजी तभी होती है जब ताकत होती है। कमजोर दलों के अंदर गुटबाजी नहीं होती। ये तो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। इससे ना हम परेशान हैं, ना किसी को परेशान होने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के अंदर अभी आपने देखा, इन तमाम बातों के बावजूद वहाँ पे हम जीते हैं। म्यूनसिपल चुनाव के अंदर, पंचायत के चुनाव के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान भी नहीं मिला है। ये एक टेम्परेरी फेज था भारतीय जनता पार्टी का, और बीजेपी इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। जमाने भर में वाला समय कांग्रेस के लिए राहत का है, आपको लगता है पंचायती चुनाव में? जी, जमाने भर में रुस्वा हैं, मगर ए भाई नादानी समझते हैं कि मेरा इश्क मेरे राजदां तक है।
भारतीय जनता पार्टी सच्चाई मानने को तैयार नहीं। आने वाला समय कांग्रेस का। चलिए, तो राशिद अलवी साहब ने अपने अंदाज में यहाँ पर कहा है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा और इन सब मुद्दों पे बातचीत की। अलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए भी। तो आज हमने भारतीय कांग्रेस और साथ ही भारतीय राजनीति दोनों से जुड़ी हुई कई बातचीत की है और जहाँ पर राशिद अलवी साहब का दावा है कि अब आने वाला समय कांग्रेस का है और जिस तरह से चुनाव में अभी कांग्रेस को सफलता मिली है और तमाम फैक्टर हैं जो मोदी सरकार के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और जनता इस हकीकत को समझ चुकी है और अब इससे अब बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।